द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हम एक YouTube विश्लेषण पर गहरी नजर डाल रहे हैं। ये SVFI चैनल का है और इसमें खास तौर पर युवा भारतीय निवेशकों के लिए, मतलब जिनकी उम्र 20 से 30 साल के बीच हो, उनके लिए एक लंबी अवधि की म्यूचुअल फंड निवेश रणनीति बताई गई है। जी जैसे 20 या 30 साल के लिए। बिल्कुल, ये एक बहुत ही रेलेवेंट टॉपिक है आज के समय में, खासकर युवाओं के लिए। हाँ, तो इस विश्लेषण का जो मूल विचार है वो एक काफी सरल 3 फंड पोर्टफोलियो बनाने के इर्द गिर्द घूमता है। आज हमारा मकसद है इस रणनीति को ठीक से समझना कि ये कैसे काम करती है, इसमें क्या खास बातें हैं, और एक उदाहरण के जरिए ये भी देखेंगे कि ये लंबे समय में वेल्थ क्रिएशन में, मतलब संपत्ति बनाने में कैसे मददगार हो सकती है। हाँ, समझना जरूरी है कि थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन क्या है। बिल्कुल, तो चलिए शुरू करते हैं। एक युवा निवेशक इस सुझाई गई रणनीति के हिसाब से अपने म्यूचुअल फंड निवेश के बारे में कैसे सोच सकता है। शुरुआत करते हैं इस 3 फंड वाले तरीके के सबसे बड़े आकर्षण से, जो बताया गया है इसकी सादगी, मतलब सिंप्लिसिटी। ये क्यों इतनी अहम है? देखिए, ये एक बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि निवेश की दुनिया ना अक्सर बहुत जटिल, बहुत कंफ्यूजिंग लगती है ना। इतने सारे विकल्प है, इतनी सारी जानकारी है। हाँ बिल्कुल, कहाँ जाएं, क्या करें, समझ नहीं आता। एग्जैक्टली तो ऐसे में एक सरल रणनीति जिसमें सिर्फ 3 फंड हो, उसे समझना भी आसान है और उससे भी जरूरी, उस पर टिके रहना आसान हो जाता है। देखिए, निवेश में सबसे जरूरी चीजों में से एक है कंसिस्टेंसी, मतलब निरंतरता। आप लगातार निवेश करते रहें। अगर रणनीति ही इतनी कॉम्प्लिकेटेड होगी कि समझ ही ना आए या बार बार बदलना पड़े, तो निवेशक के भटकने या डर कर बाहर निकलने की संभावना बढ़ जाती है। तो यहाँ पर जो सादगी है वो सिर्फ आसानी के लिए नहीं है, वो अनुशासन बनाए रखने में भी मदद करती है। और लंबी अवधि के खेल में तो अनुशासन ही सब कुछ है। अच्छा, ये बात तो सही है, मतलब कम झंझट तो फिर टिके रहने की संभावना ज्यादा। और दूसरा पहलू आपने बताया था विविधीकरण या डाइवर्सिफिकेशन। वो कैसे काम करता है यहाँ इन 3 फंड्स में? हाँ, डाइवर्सिफिकेशन, इसका सीधा सा मतलब है कि आप अपना सारा पैसा एक ही जगह या एक ही तरह की चीज में नहीं लगा रहे हैं। ये जो 3 फंड सुझाए गए हैं ना इस विश्लेषण में, वो अलग अलग तरह की कंपनियों में और बाजार के अलग अलग हिस्सों में निवेश करते हैं। अच्छा, आप इसे ऐसे समझिए जैसे आपकी क्रिकेट टीम में अलग अलग तरह के खिलाड़ी हैं। कोई तेज गेंदबाज है, कोई बढ़िया बल्लेबाज, कोई फील्डर। अगर किसी दिन तेज गेंदबाज नहीं चले तो शायद स्पिनर विकेट ले ले या बल्लेबाज रन बना दे। इसी तरह अगर बाजार का एक हिस्सा, मान लीजिए बड़ी कंपनियां कुछ समय के लिए अच्छा नहीं कर रही, तो शायद जो मध्यम आकार की कंपनियां हैं या जो डेट वाला हिस्सा है, वो आपके पोर्टफोलियो को थोड़ा संभाल लें। अच्छा, मतलब रिस्क थोड़ा फैल जाता है। बिल्कुल, ये आपको पूरे बाजार के विकास का फायदा उठाने में मदद करता है। लंबे समय में आपको किसी एक शेयर या किसी एक सेक्टर के भरोसे नहीं बैठना पड़ता। तो ये जोखिम को कम करने का, या यूं कहें कि मैनेज करने का एक स्मार्ट तरीका है। ठीक है, तो सादगी हो गई अनुशासन के लिए और विविधीकरण हो गया जोखिम प्रबंधन के लिए। अब आते हैं उस खास बनावट पर जो इस विश्लेषण में सुझाई गई है, मतलब कौन से फंड्स हैं और कितना कितना पैसा किसमें लगाने की बात है। जी, तो विश्लेषण में एक बहुत स्पेसिफिक आवंटन, मतलब एलोकेशन का सुझाव दिया गया है। इसमें कहा गया है कि 60% पैसा HDFC फ्लेक्सी कैप ग्रोथ फंड डायरेक्ट प्लान में लगाया जाए। 60%? जी, फ्लेक्सी कैप में? हाँ। अब फ्लेक्सी कैप का मतलब ही ये है कि ये फंड मैनेजर जरूरत के हिसाब से अपना पैसा बड़ी, मध्यम या छोटी कंपनियों में कहीं भी लगा सकता है। मार्केट कैप की कोई बंदिश नहीं होती ज्यादा। तो इससे ये बाजार के बदलते हालात के अनुसार खुद को ढाल पाता है। इसका मुख्य उद्देश्य है भारतीय अर्थव्यवस्था की जो ग्रोथ स्टोरी है उसमें हिस्सा लेना और बड़ी स्थापित कंपनियों के जरिए पोर्टफोलियो में स्थिरता भी लाना। ठीक है, ये तो हुआ 60%। बाकी 40% का क्या? बाकी में से 30% HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटीज डायरेक्ट ग्रोथ फंड में डालने का सुझाव है। जैसा नाम से ही पता चल रहा है, ये फंड मुख्य रूप से मध्यम आकार की कंपनियों यानी मिड कैप स्टॉक्स पर फोकस करता है। मिड कैप मतलब जिनमें ग्रोथ की संभावना ज्यादा होती है? हाँ, अक्सर ऐसा देखा गया है कि मिड कैप कंपनियों में बड़ी स्थापित कंपनियों की तुलना में तेजी से बढ़ने की क्षमता ज्यादा होती है। इसलिए यहाँ पर थोड़े ज्यादा रिटर्न की संभावना बन सकती है। लेकिन ये भी याद रखना बहुत जरूरी है कि ज्यादा संभावित रिटर्न के साथ
ज्यादा अस्थिरता मतलब वॉलेटिलिटी का जोखिम भी जुड़ा होता है। उतार चढ़ाव ज्यादा हो सकता है। समझ गया। तो 60% फ्लेक्सी, 30% मिड कैप, ये हो गया 90%। बाकी 10%? और आखिर में जो बचा हुआ 10% है वो HDFC बैलेंस्ड एडवांटेज ग्रोथ फंड डायरेक्ट प्लान में। इस फंड का काम है पोर्टफोलियो में थोड़ी स्थिरता, थोड़ा संतुलन लाना। बैलेंस्ड एडवांटेज ये कैसे काम करता है? ये फंड्स ना बाजार के माहौल को देखते हुए डायनामिकली अपना पैसा इक्विटी यानी शेयर और डेट यानी बॉन्ड्स वगैरह के बीच घटाते बढ़ाते रहते हैं। जैसे अगर फंड मैनेजर को लगता है कि बाजार बहुत ज्यादा चढ़ गया है, महंगा हो गया है, तो वो इक्विटी का हिस्सा कम करके डेट में पैसा बढ़ा सकता है। और अगर लगता है कि बाजार काफी गिर गया है, सस्ता है, तो वो इक्विटी का हिस्सा बढ़ा सकता है। तो एक तरह से ये ऑटोमेटिक रीबैलेंसिंग जैसा काम करता है और बाजार के बड़े उतार चढ़ाव के झटकों को कुछ हद तक कम करने में मदद कर सकता है। अच्छा, ये तो काफी दिलचस्प है। मतलब 60% फ्लेक्सी कैप, 30% मिड कैप और 10% बैलेंस्ड एडवांटेज। लेकिन अगर हम देखें तो कुल मिलाकर 60 और 30 यानी 90% पैसा तो सीधे सीधे इक्विटी या इक्विटी ओरिएंटेड फंड्स में जा रहा है। 20 साल जैसी लंबी अवधि के लिए भी इतना ज्यादा इक्विटी एलोकेशन, क्या ये थोड़ा ज्यादा जोखिम भरा नहीं लगता? देखिए, ये चिंता बिल्कुल वाजिब है। 90% इक्विटी एलोकेशन निश्चित रूप से एक अग्रेसिव अप्रोच है और इसमें जोखिम भी ज्यादा है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन इसके पीछे का जो तर्क है वो लंबी अवधि से जुड़ा हुआ है, टाइम होराइजन से। अगर आप ऐतिहासिक रूप से देखें, खासकर भारत जैसी विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में, तो इक्विटी ने लंबी अवधि में महंगाई दर को पीछे छोड़ते हुए सबसे अच्छा रिटर्न दिया है। हाँ, ये तो सुना है। जी, तो जब आपके पास 20 या 30 साल का निवेश का समय होता है ना, तो बाजार में जो अल्पकालिक उतार चढ़ाव आते हैं, जो गिरावट आती है, उसको झेलने और उससे रिकवर करने का आपको पर्याप्त समय मिल जाता है। समय अपने आप में इक्विटी से जुड़े जोखिम को कम करने में एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये कुछ ऐसा है जैसे मैराथन दौड़ना। शुरुआत में थकान हो सकती है, बीच में मुश्किलें आ सकती हैं, रास्ता कठिन लग सकता है, लेकिन जो लंबे समय तक टिके रहते हैं वो अक्सर मंजिल तक पहुंच ही जाते हैं। अच्छी मिसाल है। 10 का आवंटन है, ये कोई पत्थर की लकीर नहीं है। इसे व्यक्ति की जोखिम लेने की क्षमता के अनुसार बदला जा सकता है। अगर कोई इतना रिस्क नहीं लेना चाहता तो वो इक्विटी का हिस्सा कम कर सकता है और बैलेंस्ड एडवांटेज या फिर प्योर डेट इंस्ट्रूमेंट्स का हिस्सा बढ़ा सकता है। स्रोत ने बातों बातों में टैक्स फ्री 7.5% बॉन्ड या बैंक की 5 साल की एफडी का भी जिक्र किया है एक विकल्प के तौर पर। ये पोर्टफोलियो में स्थिरता और एक तरह से कर मुक्त आय का तत्व भी जोड़ सकते हैं। ठीक है। और एक बात पर इस विश्लेषण में बार बार जोर दिया गया था कि हमेशा डायरेक्ट प्लान ही चुने। रेगुलर प्लान क्यों नहीं? क्या दिक्कत है उसमें? हाँ, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है जिसे अक्सर लोग नजरअंदाज कर देते हैं, खासकर नए निवेशक। देखिए, डायरेक्ट प्लान और रेगुलर प्लान ये एक ही म्यूचुअल फंड स्कीम के दो अलग अलग वर्जन्स होते हैं। फंड वही है, पोर्टफोलियो वही है, फंड मैनेजर वही है। अच्छा, तो फिर फर्क क्या है? फर्क होता है खर्चे का, जिसे हम एक्सपेंस रेशो कहते हैं। रेगुलर प्लान में क्या होता है, उसमें एक वितरक या एजेंट का कमीशन भी जुड़ा होता है, क्योंकि वो आपको फंड बेच रहा है, इसलिए उनका एक्सपेंस रेशो ज्यादा होता है। डायरेक्ट प्लान आप सीधे फंड हाउस से या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के जरिए खरीदते हैं। इसमें कोई बिचौलिया नहीं होता, कोई कमीशन नहीं देना पड़ता, इसलिए इसका एक्सपेंस रेशो कम होता है। कितना कम? मतलब कितना फर्क पड़ता है? ये फर्क स्कीम के हिसाब से अलग अलग हो सकता है, लेकिन आराम से 0.5% से लेकर 1% या कभी-कभी 1.5% सालाना तक का भी फर्क हो सकता है। अच्छा, तो 1% या 1.5% से इतना क्या फर्क पड़ जाएगा? यहीं पर अक्सर लोग मात खा जाते हैं। सुनने में ये 1% या 1.5% बहुत छोटा लगता है, लेकिन जब आप 20 साल 30 साल जैसी लंबी अवधि के लिए निवेश कर रहे होते हैं ना, तो ये छोटा सा दिखने वाला फर्क चक्रवृद्धि यानी कंपाउंडिंग के जादू के कारण बहुत बड़ा बन जाता है। आप सोचिए, आपने जो पैसा हर साल कम एक्सपेंस रेशियो के कारण बचाया, वो भी तो आपके निवेश में जुड़कर फिर से बढ़ने लगता है। हाँ, ये बात तो है। साल दर साल ये अंतर बढ़ता ही जाता है और जब आप 20-30 साल बाद अपना फाइनल कॉर्पस देखेंगे तो पता चलेगा कि इस छोटे से 1% के फर्क ने आपके रिटर्न पर लाखों का असर डाल दिया है। तो लंबी अवधि के निवेशकों के लिए डायरेक्ट प्लान चुनना अपनी मेहनत की कमाई का एक बड़ा हिस्सा बचाने जैसा है। सीधी सी बात है। समझ गया।
ये तो बहुत जरूरी बात है। मतलब डायरेक्ट प्लान से लागत बचती है जो लंबे समय में बहुत बड़ा फायदा देती है। अब अगर इन 3 फंड्स पर वापस आएं, फ्लेक्सी कैप, मिड कैप और बैलेंस्ड एडवांटेज, आपने बताया कि ये अलग-अलग काम करते हैं। तो ये तीनों मिलकर पोर्टफोलियो में क्या भूमिका निभाते हैं, एक टीम की तरह? हाँ, बिल्कुल सही समझा आपने। ये तीनों मिलकर एक संतुलित टीम बनाते हैं जहां हर खिलाड़ी की अपनी खास भूमिका है। फ्लेक्सी कैप फंड, जैसा मैंने कहा, वो टीम का ऑलराउंडर है। वो बाजार के बड़े हिस्से को कवर करता है, अलग-अलग तरह की पिचों पर खेल सकता है और स्थिरता के साथ-साथ विकास का अवसर भी देता है। ये पोर्टफोलियो की नींव रखता है, मतलब कोर हिस्सा है। ठीक है, ऑलराउंडर। मिड कैप फंड जो है वो टीम का स्ट्राइकर है, या तेज रन बनाने वाला बल्लेबाज कह लीजिए। उसका काम है तेजी से रन बनाना, मतलब पोर्टफोलियो को उच्च विकास का तड़का देना। लेकिन इसमें आउट होने का यानी जोखिम का खतरा भी थोड़ा ज्यादा रहता है। स्ट्राइकर। और जो बैलेंस्ड एडवांटेज फंड है वो टीम के डिफेंडर या विकेट कीपर की तरह है। जब विरोधी टीम यानी बाजार की अस्थिरता हावी होने लगती है, अटैक करती है, तो ये बचाव करता है। ये पोर्टफोलियो को बड़े झटकों से बचाने की कोशिश करता है और स्थिरता प्रदान करता है। तो इस तरह ये तीनों मिलकर विकास और सुरक्षा के बीच एक संतुलन बनाने की कोशिश करते हैं जो लंबी अवधि के लिए जरूरी है। बेहतरीन उपमा। ऑलराउंडर, स्ट्राइकर और डिफेंडर। इससे तो एकदम साफ हो गया कि हर फंड का रोल क्या है। अब आते हैं उस हिस्से पर जो अक्सर सबसे ज्यादा ध्यान खींचता है, मतलब पैसा कितना बना, प्रदर्शन कैसा रहा। स्रोत ने एक काल्पनिक उदाहरण दिया है ना, कि अगर किसी ने इस तरह निवेश किया होता तो क्या होता। जी हाँ, और यहीं पर ना लंबी अवधि के निवेश और एसआईपी की असली ताकत दिखती है। ये आंकड़े वाकई चौंकाने वाले हो सकते हैं। स्रोत एक काल्पनिक परिदृश्य बताता है। मान लीजिए जून 2005 में कोई 20 साल का युवा निवेशक है। उस समय उसकी महीने की कमाई मान लीजिए 20,000 रुपए थी। ठीक है। और उसने फैसला किया कि वो अपनी कमाई का आधा हिस्सा यानी 10,000 रुपए प्रति माह बचाकर निवेश करेगा। उसने एसआईपी शुरू की। उदाहरण के लिए मान लेते हैं उसने ये 10,000 रुपए 2 फंड्स में बांट दिए, 5,000 फ्लेक्सी कैप जैसे फंड में और 5,000 मिड कैप जैसे फंड में। हालांकि ये ध्यान रखना होगा कि 2005 में शायद ये फंड्स ठीक इन्हीं नामों से ना रहे हों या डायरेक्ट प्लान उपलब्ध न हो। ये बस उदाहरण के लिए है। 10,000 रुपये महीना। हाँ, और उसने ये नहीं कि 1-2 साल किया, बल्कि अगले 20 साल तक बिना रुके अनुशासन के साथ ये 10,000 रुपए महीने की एसआईपी जारी रखी, जून 2025 तक। तो सबसे पहले देखते हैं कि 20 सालों में उसका कुल निवेश कितना हुआ। 10,000 रुपये हर महीने, 12 महीने, 20 साल तक। ये हो गया 24 लाख रुपए। बिल्कुल सही। कुल 24 लाख रुपए उसने अपनी जेब से लगाए। अब आता है वो आहा मोमेंट। स्रोत के विश्लेषण के अनुसार जून 2025 तक इस 24 लाख के निवेश का अनुमानित मूल्य, मतलब पोटेंशियल वैल्यू, हो सकती है 1,61,00,000 रुपए। क्या 24 लाख रुपए बढ़कर 1,61,00,000 रुपए 20 साल में? ये तो कमाल का आंकड़ा है ना? ये लगभग 17.3% का चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर यानी CAGR दिखाता है उस पीरियड के लिए। 17.3% CAGR। और इसमें एक और दिलचस्प बात थी शायद जिसका जिक्र हुआ था। हाँ बिल्कुल। सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये जो 1,61,00,000 का आंकड़ा है, ये बिना किसी स्टेप अप के है। बिना स्टेप अप के मतलब ये कि उस काल्पनिक निवेशक ने अपनी एसआईपी की रकम कभी बढ़ाई ही नहीं। उसने पहले महीने भी 10,000 रुपए डाले और 20 साल बाद आखिरी महीने भी 10,000 रुपए ही डाले। जबकि ये तो तय है कि 20 सालों में उसकी आमदनी जरूर बढ़ी होगी, शायद काफी ज्यादा बढ़ी होगी, लेकिन उसने अपना निवेश नहीं बढ़ाया, बस अनुशासन के साथ 10,000 रुपया महीना डालना जारी रखा। अरे वाह, ये तो सोचने वाली बात है। जी, ये आंकड़े देखकर उत्साह आना बहुत स्वाभाविक है। ये साफ तौर पर दिखाता है कि कंपाउंडिंग कितनी शक्तिशाली चीज है और लंबे समय तक नियमित निवेश करने का क्या जादू हो सकता है। 10,000 रुपए महीना शायद सुनने में बहुत बड़ी रकम ना लगे, लेकिन जब आप इसे 20 साल तक लगातार करते रहते हैं तो ये एक बहुत बड़ी दौलत बना सकती है। लेकिन यहीं पर सबसे बड़ी चेतावनी भी है और इसे हमें बार बार दोहराना चाहिए। पिछला प्रदर्शन भविष्य के रिटर्न की गारंटी कतई नहीं देता है। हाँ, ये डिस्क्लेमर बहुत जरूरी है। बिल्कुल। बाजार की स्थितियां बदलती हैं, अर्थव्यवस्था बदलती है, नियम बदलते हैं, फंड मैनेजर्स बदलते हैं,
तो ये जो 17.3% का आंकड़ा है, ये सिर्फ एक ऐतिहासिक उदाहरण है, एक संभावना दर्शाता है। ये कोई गारंटी नहीं है कि अगले 20 साल में भी यही रिटर्न मिलेगा। सही बात है। एक और बात जो यहाँ ध्यान देने वाली है वो ये कि जैसा हमने पहले कहा, 2005 में डायरेक्ट प्लान उपलब्ध नहीं थे, तो इस काल्पनिक निवेशक ने तो शायद रेगुलर प्लान से ही शुरुआत की होगी, जिसका एक्सपेंस रेशियो ज्यादा रहा होगा। तो अगर आज कोई निवेशक डायरेक्ट प्लान से शुरुआत करता है, तो सैद्धांतिक रूप से अगर बाजार की स्थितियां वैसी ही रहें, तो उसका रिटर्न शायद इससे थोड़ा बेहतर भी हो सकता है, क्योंकि उसकी लागत कम होगी। तो ये उदाहरण मुख्य रूप से लंबी अवधि, SIP यानी नियमित निवेश और धैर्य रखने के महत्व को रेखांकित करता है। ठीक है, तो पिछला प्रदर्शन गारंटी नहीं है, लेकिन ये दिखाता है कि लंबे समय तक टिके रहने से क्या संभव हो सकता है। ये पोटेंशियल दिखाता है। लेकिन अगर वो निवेशक थोड़ा और स्मार्ट होता, या यूं कहें कि अपनी बढ़ती आय के साथ अपनी SIP भी बढ़ाता, जिसे स्टेप अप SIP कहते हैं, स्रोत ने उसका भी तो कुछ अनुमान लगाया था। हाँ बिल्कुल, और वो वाला परिदृश्य तो सच कहूं और भी ज्यादा चौंकाने वाला है। उससे पता चलता है कि आप अपने निवेश को और तेजी से कैसे बढ़ा सकते हैं। स्रोत ने एक और गणना की। मान लीजिए वही निवेशक है, 10,000 रुपए महीने से शुरू करता है, लेकिन वो हर 5 साल में अपनी SIP की रकम बढ़ाता है, जैसे जैसे मान लीजिए उसकी आय बढ़ती है या प्रमोशन होता है। अच्छा, कैसे? जैसे पहले 5 साल 2005 से 2010 तक 10,000 रुपए प्रति माह निवेश किया। अगले 5 साल 2010 से 2015 तक उसने SIP बढ़ाकर 20,000 रुपए प्रति माह कर दी। फिर अगले 5 साल 2015 से 2020 तक उसने और बढ़ाई 30,000 रुपए प्रति माह। और फिर आखिरी 5 साल 2020 से 2025 तक उसने SIP कर दी 40,000 रुपए प्रति माह। ओके, तो हर 5 साल पर SIP डबल नहीं, मतलब 10-10 हजार बढ़ाता गया। हाँ, मतलब एक नियमित बढ़ोतरी की। अब इस स्थिति में पहले देखते हैं कि 20 वर्षों में उसका कुल निवेश कितना हुआ। पहले 5 साल में 10 के मतलब 6 लाख, फिर 5 साल में 20 के मतलब 12 लाख, फिर 5 साल में 30 के मतलब 18 लाख, और आखिरी 5 साल में 40 के मतलब 24 लाख। तो 6 + 12 + 18 + 24, ये हो गया 60 लाख रुपए। एग्जैक्टली। इस बार कुल निवेश हुआ 60 लाख रुपए। पहले वाले केस में सिर्फ 24 लाख था। और अब जादू देखिए, इस 60 लाख के निवेश का अनुमानित मूल्य क्या हो सकता है जून 2025 तक। विश्लेषण के अनुसार ये रकम पहुंच सकती है 2.86 करोड़। 2.86 करोड़ 60 लाख से। जी हाँ, 2.86 करोड़। दिलचस्प बात यह है कि यहाँ भी CAGR यानी सालाना रिटर्न की दर लगभग उतनी है, 17.6% के आसपास ही है। लेकिन कुल जमा हुई राशि में जमीन आसमान का अंतर आ गया। कहाँ पहले केस में 1.61 करोड़ था और कहाँ स्टेप अप के साथ 2.86 करोड़। ये तो जबरदस्त है। मतलब सिर्फ SIP शुरू करना ही नहीं, उसे समय के साथ बढ़ाते जाना कितना ज्यादा पावरफुल है। बिल्कुल, ये दिखाता है कि सिर्फ जल्दी शुरू करना ही काफी नहीं है। अपनी आय वृद्धि के साथ अपने निवेश को भी अगर आप सिस्टमैटिक तरीके से बढ़ाते जाते हैं, तो आप अपने वित्तीय लक्ष्यों तक शायद बहुत तेजी से पहुंच सकते हैं। ये एक तरह से आपकी बचत की आदत को आपकी बढ़ती कमाई के साथ कदम से कदम मिलाकर चलाने जैसा है। और यहाँ भी अनुशासन मतलब डिसिप्लिन ही कुंजी है। वाकई स्टेप अप SIP का प्रभाव तो बहुत ही तगड़ा दिख रहा है। तो हमने देखा जल्दी शुरुआत करना, नियमित निवेश करना, SIP, डायरेक्ट प्लान चुनना और हो सकते तो स्टेप अप करना, ये सब मिलकर लंबी अवधि में बहुत बड़ा फर्क ला सकते हैं। लेकिन ये जो करोड़ों के आंकड़े हैं, इन्हें देखकर कहीं हम ज्यादा उत्साहित होकर हवा में तो नहीं उड़ रहे। स्रोत ने कुछ जरूरी सावधानियों और बातों का भी जिक्र किया है जिन पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। वो क्या थी? हाँ बिल्कुल, और इन पर ध्यान देना सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि असल दुनिया में निवेश सिर्फ नंबर गेम नहीं होता। इसमें भावनाएं और वास्तविकताएं भी जुड़ी होती हैं। कुछ मुख्य बातें जो स्रोत ने बताई: जोखिम सहनशीलता, रिस्क टॉलरेंस। सबसे पहली बात ये समझना होगा कि ये जो 90% इक्विटी वाला पोर्टफोलियो है, ये एक आक्रामक यानी अग्रेसिव पोर्टफोलियो है। ये हर किसी के लिए सही नहीं है। हाँ, ये हमने पहले भी बात की थी। जी, ये उन निवेशकों के लिए शायद ज्यादा बेहतर हो सकता है जो मध्यम से उच्च जोखिम उठाने की क्षमता और इच्छा रखते हों, और जो बाजार के बड़े उतार चढ़ाव से घबराते नहीं बल्कि उसे एक अवसर की तरह देख सकते हैं। अपनी जोखिम लेने की क्षमता को ईमानदारी से समझना पहला और सबसे जरूरी कदम है।
रीबैलेंसिंग दूसरी अहम बात है, पोर्टफोलियो को समय समय पर रीबैलेंस करना, यानी उसके संतुलन को फिर से ठीक करना। रीबैलेंसिंग ये क्या होता है और क्यों जरूरी है? देखिए, मान लीजिए आपने 60-30-10 के अनुपात में निवेश शुरू किया। अब मान लीजिए इक्विटी बाजार ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया और आपका 60% फ्लेक्सी कैप बढ़कर आपके कुल पोर्टफोलियो का 70% हो गया और 30% वाला मिड कैप बढ़कर 35% हो गया। अब आपका इक्विटी हिस्सा 90% से कहीं ज्यादा हो गया, शायद 100% से भी ऊपर चला गया हो दूसरे हिस्से के मुकाबले। इससे क्या हुआ? आपका पोर्टफोलियो पहले से ज्यादा जोखिम भरा हो गया, क्योंकि उसमें इक्विटी का वजन बहुत बढ़ गया है। अच्छा, मतलब वो अपने मूल प्लान से भटक गया। बिल्कुल। तो रीबैलेंसिंग में आप क्या करते हैं? आप बढ़े हुए हिस्से, जैसे यहाँ इक्विटी फंड्स को थोड़ा सा बेचकर, और घटे हुए हिस्से जैसे बैलेंस्ड एडवांटेज या अगर डेट होता तो वो को खरीद कर वापस अपने मूल लक्ष्य आवंटन 60-30-10 पर ले आते हैं। ऐसा आमतौर पर साल में एक बार या 6 महीने में एक बार करने की सलाह दी जाती है। इससे जोखिम नियंत्रण में रहता है और आप रास्ते से भटकते नहीं हैं। ठीक है, रीबैलेंसिंग समझ आ गया। और डायरेक्ट प्लान की बात तो हमने कर ली कि वो क्यों जरूरी है। टैक्स के बारे में भी कुछ था। हाँ, टैक्स ये एक ऐसी हकीकत है जिसे हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। जो रिटर्न हम देखते हैं या सुनते हैं वो अक्सर टैक्स पूर्व होता है। आपकी जेब में जो असल में आता है वो टैक्स कटने के बाद का रिटर्न होता है। स्रोत ने संक्षेप में बताया है कि इक्विटी म्यूचुअल फंड पर अगर आप 1 साल से ज्यादा समय तक रख कर बेचते हैं तो एक वित्तीय वर्ष में 1 लाख रुपए तक का जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है LTCG, वो टैक्स फ्री है। अच्छा, 1 लाख तक माफ? जी, लेकिन उससे ऊपर जो भी मुनाफा होगा उस पर 10% टैक्स लगेगा, प्लस सेस वगैरह। और अगर आप 1 साल से पहले ही बेच देते हैं तो वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन STG माना जाता है और उस पर 15% टैक्स लगता है, प्लस सेस। डेट फंड्स के नियम थोड़े अलग हैं, खासकर 3 साल की होल्डिंग पीरियड के आधार पर इंडेक्सेशन बेनिफिट मिलता था, हालांकि उसमें भी हाल में बदलाव हुए हैं। और जो डिविडेंड मिलता है वो आपकी कुल आय में जुड़ जाता है और आपके इनकम टैक्स स्लैब के हिसाब से उस पर टैक्स लगता है। बाप रे, टैक्स का मामला भी काफी पेचीदा है। हाँ, ये थोड़ा जटिल हो सकता है और नियम भी बदलते रहते हैं, इसलिए हमेशा ताज़ा टैक्स नियमों की जानकारी रखना या किसी टैक्स सलाहकार से पूछना बेहतर होता है। पॉइंट ये है कि टैक्स आपकी वास्तविक कमाई को कम करता है, इसे ध्यान में रखना जरूरी है। सही है। और नियमित SIP का क्या फायदा बताया गया था? वो रुपये की लागत औसत या रुपी कॉस्ट एवरेजिंग? हाँ, SIP यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के जरिए नियमित निवेश करते रहने की सलाह इसीलिए दी जाती है क्योंकि इससे आपको रुपये की लागत औसत या रुपी कॉस्ट एवरेजिंग RCA का फायदा मिलता है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि जब आप हर महीने एक फिक्स्ड रकम निवेश करते हैं तो जब बाजार गिरा हुआ होता है तो आपको उसी पैसे में ज्यादा म्यूचुअल फंड यूनिट्स मिलती हैं, और जब बाजार चढ़ा हुआ होता है तो आपको कम यूनिट्स मिलती हैं। अच्छा, लंबे समय में इससे आपकी प्रति यूनिट खरीद की जो औसत लागत है वो कम हो सकती है, खासकर ऐसे बाजारों में जो ऊपर नीचे होते रहते हैं। ये बाजार को टाइम करने की, यानी ये अंदाजा लगाने की कि कब खरीदें कब बेचें, इस मुश्किल कोशिश से बचाता है। ये बस अनुशासित तरीके से निवेश करते रहने का एक तरीका है, चाहे बाजार कैसा भी हो। और एक और बहुत जरूरी बात है इमरजेंसी फंड। इसकी क्या अहमियत बताई दे? हाँ, और इसे शायद लिस्ट में सबसे ऊपर रखना चाहिए था। स्रोत इस बात पर बहुत जोर देता है कि कोई भी लंबी अवधि का निवेश, खासकर इक्विटी जैसा जोखिम भरा निवेश शुरू करने से पहले आपके पास एक मजबूत आपातकालीन फंड होना बेहद बेहद जरूरी है। कितना बड़ा होना चाहिए ये फंड? आमतौर पर सलाह दी जाती है कि ये फंड आपके 6 से 12 महीने के जो जरूरी खर्चे हैं, जैसे घर का किराया, EMI, खाना पीना, बिल, उनके बराबर होना चाहिए। और ये पैसा ऐसी जगह रखा होना चाहिए जहां से जरूरत पड़ने पर आप इसे आसानी से और बिना किसी नुकसान के तुरंत निकाल सकें, जैसे कि आपका सेविंग्स अकाउंट या कोई लिक्विड म्यूचुअल फंड। क्यों इतना जरूरी है ये? सोचिए, अगर आपके पास ये इमरजेंसी फंड नहीं है और अचानक कोई इमरजेंसी आ गई, मान लीजिए नौकरी चली गई या कोई बड़ी मेडिकल इमरजेंसी आ गई, तो क्या होगा? आपको पैसों की जरूरत होगी, और अगर आपके पास रेडी कैश नहीं है तो आपको मजबूरी में अपने लंबे अवधि के निवेशों को, जैसे कि इन म्यूचुअल फंड्स को, बेचना पड़ सकता है। और हो सकता है कि उस समय बाजार गिरा हुआ हो
तो आपको नुकसान उठाकर बेचना पड़े। इससे आपका पूरा वित्तीय लक्ष्य जो आपने 20-30 साल के लिए बनाया था वो पटरी से उतर सकता है। इसलिए पहले सुरक्षा कवच यानी इमरजेंसी फंड, फिर लंबे अवधि का निवेश, ये क्रम बहुत जरूरी है। बात तो बिल्कुल सही है। पहले सेफ्टी नेट और आखिर में एक और सलाह थी, पेशावर मदद लेने की। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, ये सारी जानकारी, ये उदाहरण, ये सब बहुत उपयोगी हैं। ये हमें एक दिशा देते हैं, सोचने का एक फ्रेमवर्क देते हैं। लेकिन हर व्यक्ति की वित्तीय स्थिति अलग होती है, उसके लक्ष्य अलग होते हैं, उसकी जोखिम लेने की क्षमता अलग होती है, पारिवारिक जिम्मेदारियां अलग होती हैं। इसीलिए स्रोत ये पुरजोर सलाह देता है कि किसी सेबी पंजीकृत वित्तीय सलाहकार से परामर्श करना हमेशा एक अच्छा विचार होता है। सेबी पंजीकृत ही क्यों? सेबी पंजीकरण ये सुनिश्चित करता है कि सलाहकार के पास आवश्यक योग्यता है, वो नियामक दिशा निर्देशों का पालन कर रहा है, और खासकर जो आरआईएस होते हैं उनका फर्ज होता है वो आपके हितों को प्राथमिकता दें, ना कि अपने कमीशन को। वो आपकी पूरी वित्तीय तस्वीर को देखकर, आपके लक्ष्यों को समझकर, आपकी जोखिम क्षमता का आकलन करके एक व्यक्तिगत कस्टमाइज्ड योजना बनाने में आपकी मदद कर सकते हैं। हो सकता है वो योजना इस 3 फंड मॉडल से थोड़ी अलग भी हो, जो आपके लिए ज्यादा बेहतर हो। ये भी एक जरूरी पहलू है। तो बहुत अच्छे से आपने ये सारी बातें समझाई। अगर हम इस पूरी चर्चा को अब समेटें, तो इसका मुख्य संदेश, निचोड़ क्या निकलता है युवा निवेशकों के लिए? देखिए, मेरे हिसाब से संदेश ये है कि एक सरल, अनुशासित और लंबी अवधि की म्यूचुअल फंड रणनीति, जैसे कि ये 3 फंड वाला उदाहरण हमने डिस्कस किया, जिसमें फ्लेक्सी कैप है स्थिरता और व्यापक विकास पकड़ने के लिए, मिड कैप है उच्च विकास की संभावना के लिए, और बैलेंस्ड एडवांटेज है थोड़ी स्थिरता और संतुलन के लिए। ये युवा भारतीय निवेशकों के लिए संपत्ति बनाने का एक संभावित रास्ता हो सकती है। मैं संभावित पर जोर दे रही हूँ, जी। खासकर जब इसे एसआईपी के जरिए नियमित निवेश, डायरेक्ट प्लान चुनकर लागत बचाने और अगर संभव हो तो आय बढ़ने के साथ स्टेप अप करने के साथ जोड़ा जाए। जी। ये जो 60-30-10 का आवंटन है, ये एक शुरुआती विचार हो सकता है जिसे अपनी जरूरत के हिसाब से ढाला जा सकता है। बिल्कुल। तो इस सब का मतलब क्या है? मेरे ख्याल से मतलब ये है कि निवेश की दुनिया में सफलता अक्सर बहुत जटिल रणनीतियों से नहीं मिलती, बल्कि वो मिलती है जल्दी शुरुआत करने, नियमित रहने, अपनी लागत कम रखने और सबसे जरूरी लंबे समय तक टिके रहने जैसे सरल सिद्धांतों को अपनाने से, धैर्य रखने से। एकदम सही कहा आपने। लेकिन चलते चलते मैं फिर से उन मान्यताओं और चेतावनियों को दोहराना चाहूंगी जिन्हें ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। ये रणनीति लंबे निवेश क्षितिज मतलब 20 साल या उससे ज्यादा और ठीक-ठाक जोखिम सहनशीलता पर आधारित है। ये सबके लिए नहीं है। पिछला प्रदर्शन भविष्य के रिटर्न की गारंटी बिल्कुल नहीं है। पोर्टफोलियो को समय समय पर रीबैलेंस करना बहुत जरूरी है, वरना आपका जोखिम बढ़ सकता है। टैक्स आपके असल रिटर्न को कम करेंगे, इसका हिसाब रखना होगा। इमरजेंसी फंड सबसे पहले बनाना है, और सबसे बढ़कर ये सारी जानकारी सामान्य प्रकृति की है। व्यक्तिगत सलाह के लिए किसी योग्य से भी पंजीकृत पेशेवर से मिलना हमेशा सबसे अच्छा रहता है। बिल्कुल। और जाते जाते हम अपने श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं सोचने के लिए। हमने देखा कि कैसे छोटे नियमित निवेश भी चक्रवृद्धि की शक्ति से समय के साथ कितने बड़े बन सकते हैं। इस शक्ति को देखते हुए आज ऐसा कौन सा छोटा लगातार किया जाने वाला निवेश का कदम हो सकता है जिस पर विचार किया जाए? भले ही वो ठीक यही 60-30-10 वाला पोर्टफोलियो ना हो, लेकिन शुरुआत तो की जा सकती है ना? या फिर ये सोचें कि अगर आने वाले 20 सालों में जीवन की परिस्थितियां बदलती हैं, आय बदलती है या जोखिम लेने की क्षमता बदलती है, तो इस जैसी किसी लंबी अवधि की रणनीति को कैसे अनुकूलित किया जा सकता है, कैसे एडजस्ट किया जा सकता है। इस गहरी पड़ताल में हमारे साथ शामिल होने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।